तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के बारे में। मतलब कि आज हम कौन सा क्लास करेंगे, तो क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 करेंगे। व्यष्टिक अर्थशास्त्र में क्या है, व्यष्टिक अर्थशास्त्र क्या है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और पहले पढ़ चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टिक अर्थशास्त्र में इस चैप्टर में थोड़ा समझानेंगे उपभोक्ता के सिद्धांत के व्यवहार। तो इस चैप्टर का नाम है। तो इसका पीडीएफ प्लस नोट्स आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एएस स्मार्ट लर्निंग, उसमें आपको सब फ्री में मिल जाएगा। जो भी आपको कुछ चाहिए उस टेलीग्राम चैनल में हमारे सब कुछ नोट्स प्लस पीडीएफ सब वहाँ पर फ्री दिया रहता है। तो इसलिए आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके ये ज्वाइन होना ना भूले। तो इसी के साथ आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको नोट्स, ऑल अपडेट्स, क्यूज पेपर, क्वेश्चन पेपर्स और न्यूज़ भी मिल जाएगा साथ में। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके टॉपिक क्या क्या हैं देखेंगे। तो इसके टॉपिक क्या है, समष्टिक अर्थशास्त्र क्या है, समष्टिक अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं क्या, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र तो उसकी बुनियादी अवधारणाएं क्या है। जैसे कि उस समष्टि अवधारणा की बुनियादी अवधारणा जैसे कि उपभोक्ता की वस्तु, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, स्टॉक एवं प्रवाह, सकल निवेश और मूल्यह्रास। और 3 में दिया है आय के चक्रीय प्रवाह, जो 2 सेक्टर मॉडल में है। तो दोनों सेक्टर मॉडल के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे व्यष्टिक अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टिक अर्थशास्त्र पढ़ने व्यष्टिक अर्थशास्त्र क्या है? यह आर्थिक सिद्धांत वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक इकाई सेंटर में अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ एक अध्ययन है, मतलब है कि जो आर्थिक समष्टिक अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था में पहले हम जानेंगे व्यष्टिक अर्थशास्त्र। व्यष्टिक अर्थशास्त्र में क्या होता था कि उसमें सिर्फ एक इकाई या एक बाजार के आदि का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। और इस व्यष्टिक अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें पूरे जैसे कि पूरे अर्थव्यवस्था, एक पूरे संपूर्ण बाजार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हमारा व्यष्टिक अर्थशास्त्र है, इसे कहते हैं। और प्रोकिन्स के अनुसार राष्ट्रीय तथा विश्व व्यापारी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। मतलब प्रोकिन्स के अनुसार है, जो बताते हैं कि राष्ट्रीय तथा विश्व व्यापार, मतलब विश्व व्यापार आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा होना चाहिए। मतलब जो प्रयोजन कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय समस्याएं तथा और आर्थिक समस्याएं, विश्व की आर्थिक समस्याएं, व्यापार में आर्थिक समस्याएं, तो उसका अध्ययन किस में क्या आना चाहिए, व्यष्टिक अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि वह समष्टि अर्थशास्त्र में करवाना चाहते थे। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन समग्र किया जाता है। मतलब जैसे कि व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टि विश्व क्रिम्स के अनुसार जो विश्व आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, इसी प्रकार इसमें क्या गया है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो अध्ययन होता है वह समग्र रूप से किया जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग, पूर्ण रोजगार इत्यादि जो व्यष्टिक अर्थशास्त्र के कुछ उदाहरण हैं। दूसरे पॉइंट में देख, विश्व 1930 के से पहले परंपरावादी अर्थव्यवस्था की मान्यता थी, जो अर्थव्यवस्था के सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। मतलब जो विश्व 1930 क्या था, विश्व के 1930 में जो व्यापारिक आर्थिक अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र की एक मान्यता थी जो सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति में की जाती है। और परंतु 1929 और 33 के बीच की विश्व महामंदी में अमेरिका व अन्य विकसित देशों में उत्पादन, आय, रोजगार में भारी गिरावट आई, जिसमें वह मान्यता बताई। मतलब 1900 कितना बताया गया, 1900 टोटल बताया। 1929 से 1933 के बीच जो एक अमेरिका में एक विकसित देशों में जो नामक शायद एक फ्लू महामारी फैल गई थी, जिससे अमेरिका तथा अन्य कुछ देशों में क्या हुआ था, ठीक है, उत्पादन तथा आय, रोजगार तथा भारी मात्रा में वहाँ पर गिरावट आ गई थी। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि ऐसी गंभीर स्थिति में अन्य अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र के बजाय समष्टि अर्थशास्त्र को सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब अन्य जो अर्थशास्त्री थे तो वह क्या करते, व्यष्टिक अर्थशास्त्र के बजाय वह समष्टि अर्थशास्त्र पर सोचने के लिए मजबूर हो गए उस समय। मतलब क्या होता है, जो उत्पादन में गिरावट आई, जैसे किसी देश में गिरावट आती है तो वह किस में आएगी, तो वह व्यष्टिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी, ना कि समष्टि मतलब समष्टि अर्थशास्त्र किसके अंतर आती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र हमारा आता है जैसे कि एक बाजार के रूप में, एक व्यक्तिगत धन में, एक फर्म आदि के रूप में आते हैं।
और दूसरे पॉइंट में देखें 1936 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. केन्स ने अपनी पुस्तकालय रोजगार ब्याज मुद्रा साम्यता सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जो सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो वो हमारे जे.एम. केन्स, जो ये हमारे जे.एम. केन्स हैं। तो इसके द्वारा ही हमारा ये समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत लागू किया गया था, जो अपने एक इंग्लैंड के पश्चिम जो 1936 में प्रतिपादन किए। तो यहाँ इंग्लैंड के रहने वाले थे, जो अपने पुस्तकालय थे, तो उसमें रोजगार ब्याज और मुद्रा समष्टि सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। तथा समष्टिक अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समष्टिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के चार, जिसमें से दो महत्वपूर्ण है। मतलब जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है तो उसमें से चार क्षेत्र है, जिसमें अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र है, तो उनमें से दो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें से दो महत्वपूर्ण है, एक पारंपरिक क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, और चौथा है जो हमारे लिए उतना खास महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सरकारी क्षेत्र और संपूर्ण विश्व। तो हम इसी प्रतिपादन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की आर्थिक मूल मतलब आर्थिक की मूल आर्थिक तो गतिविधि, जैसे गतिविधियाँ में उत्पादन की गतिविधियाँ वस्तु और सेवाओं को बनाने में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें इनकी मूल्य में वृद्धि होती है। जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में होती है, तो उसमें क्या होता है, जो आर्थिक वो गतिविधियों जैसे वस्तु सेवाओं को बनाने में वह सम्मिलित किया जाता है, जिससे उनकी मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे कि किसी के उत्पादन में और सेवाओं में बनाने से सम्मिलित किया जाएगा, और जिससे उनकी जो होती है जो इनकम में, तो उनके इनकम या मूल्य में वृद्धि होती है। और दूसरे पॉइंट में देखेंगे उपभोग वस्तु और सेवाओं का उपभोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों को इच्छा अनुसार पूरा करने के लिए करते हैं। मतलब जो उपभोग करते हैं, जैसे कि जो हमारे क्रेता होते हैं, जैसे कि कोई दुकान में कोई कुछ बिस्किट खरीदने जाता है, तो वह बिस्किट लेता है, जिसे हम उसे उपभोग कहेंगे, जो मतलब उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता पहले हम जानेंगे उपभोक्ता, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपभोग के बारे में। उपभोक्ता क्या? तो उपभोक्ता है जो किसी वस्तु को खरीद कर उसका मूल्य चुकाता है, तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अपने किसी वस्तु को खरीद कर उसका मूल्य चुकाता है, तो उसे ही उपभोक्ता कहा जाता है। तो वस्तु और सेवाओं का उपभोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों इच्छा अनुसार पूरा करने के लिए करते हैं। मतलब जो उपभोक्ता होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपने इच्छा अनुसार वो वस्तु को उपभोग करते हैं। और निवेश मतलब किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि पूंजी निर्माण, निवेश किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। एक वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं और स्टॉक की वृद्धि में पूंजी अथवा निवेश कहलाती है। मतलब जो एक वर्ष के अंतर्गत होती है, तो उसमें पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि या पूंजी का निर्माण करना होता है, तो उसे निवेश कहते हैं। तो दूसरे पद में पढ़ेंगे वस्तुएं। अर्थशास्त्र में वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी उपयोगिता प्रदान करती है। मतलब वस्तुएं किसे कहते हैं? वस्तु अर्थशास्त्र के अनुसार वस्तु क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार वस्तु वो होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसकी उपयोगिता को प्रदान करती है। मतलब उसका उपयोग के लिए वो प्रदान करती है, और वो मानव की आवश्यकताओं को वो पूरा करती है। तो दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि वस्तुओं की वर्गीकरण। तो उसमें वर्गीकरण किसने अध्याय में किया है? जैसे वस्तु के वर्गीकरण दो भागों में किया, जैसे कि मध्यवर्ती वस्तु और एक अंतिम वस्तु। तो उपभोग की वस्तु के उपभोग का, जैसे कि उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरे में जैसे पूंजीगत वस्तुएं इत्यादि। तो पहले हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं, जो हमारे पॉइंट 1 में है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब जो वस्तु तक उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं कर पाते। मतलब जो वस्तु अभी तक जो उत्पादन सीमा रेखा के पार नहीं कर पाते, जो मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत आते हैं। और तथा वस्तु मूल्य में अभी तक भी जोड़ा नहीं चाहिए बाकी है। मतलब जो होते हैं कि वस्तु की मूल्य जो भी जोड़ा जाना बाकी है। मतलब जो वस्तु की मूल्य होती है, तो उसका मतलब जोड़ा जाना बाकी है, उसका जोड़ या कुछ उसका कीमत जोड़ा जाना बाकी है, तो वही मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तथा दूसरे पॉइंट में वस्तु जो अभी तक अपने अंतिम वस्तु के लिए तैयार नहीं है। मतलब वस्तु जो अपने जो अंतिम वस्तु होते हैं उसके लिए वह वस्तु तैयार नहीं होते। और चौथे पॉइंट में देखेंगे कि वस्तु जो हर फॉर्म के द्वारा दूसरी फॉर्म में खरीदे जाते हैं। मतलब वे वस्तु जो मध्यवर्ती वस्तु हैं कि एक फॉर्म अथवा दूसरे फॉर्म में भी वो खरीदे जाते हैं। और अंतिम वस्तु ये क्या होते हैं? अंतिम वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की सीमा पर पार कर चुके हैं और अपने अंतिम उपभोक्ता के उपयोग में तैयार है।
मतलब वही वस्तु है जो वो उपभोक्ता होते हैं उसके सीमा रेखा पार कर चुकी है और अपने अंतिम उपयोगिता के पास होते हैं। जैसे कि कोई दुकान किसी के द्वारा मतलब किसी फॉर्म के द्वारा एक बिस्किट निर्माण किया गया, तो वह बिस्किट पहले पहले किसी दुकान में जाएगा, वो उस दुकान से वह किसी और दुकान में जाएगा या किसी स्टोर में जाएगा, तो उससे जाकर स्टोर से जाकर सीधा किसी ग्राहक के पास जाएगा या उपभोक्ता के पास, वहाँ उपभोक्ता के द्वारा वहाँ खाया जाएगा बिस्कुट। तो ऐसे ही प्रोसेस करके वहाँ जाता था जिससे वह अंतिम वस्तुएं हैं। जैसे कि मान लेते मान लो उपभोक्ता के लिए अंतिम वस्तु जो उत्पादक का निवेश करती है उपभोक्ता, और अंतिम वस्तु बताए। हाँ, तो अंतिम वस्तु की उपभोक्ता होती है, जैसे कि अंतिम वस्तु की उपभोक्ता के द्वारा निवेश उपलब्ध होती है, जैसे मशीनें, वाहन, उपकरण आदि, और बिस्किट के इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसे दूसरे पॉइंट में देखेंगे उपभोक्ता, तो अंतिम उपभोक्ता जो वस्तुएं उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट की खरीदी जाती है, इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मतलब उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं संतुष्ट खरीदी जाती है तो उसे 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक टिकाऊ वस्तु में हो गया, एक अर्ध टिकाऊ वस्तु में हो गया, एक गैर टिकाऊ वस्तु में ये हो गया, तथा चौथा हो गया सेवाएं। सेवाएं तो पहले हम जानेंगे पहले पॉइंट एंड में टिका उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता जो वस्तु उपभोक्ता के द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्टि की खरीदी जाती है, ये जैसे 4 भागों में। मतलब कि जो उपभोक्ता होते हैं जो किसी अपने किसी वस्तु को खरीद कर उसका मूल्य चुकाता है तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो पहले हम उपभोक्ता की टिकाऊ वस्तु के बारे में जानेंगे। तो ये वस्तुएं जिनका उपभोग कई वर्षों तक किया जाता है, मतलब टिकाऊ वस्तु जो वैसे वस्तुएं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है, जैसे कि हो गया बॉक्स, हो गया टीवी, कार, गाड़ी इत्यादि हो गए। और अर्ध टिकाऊ वस्तु के दूसरे पॉइंट में देखेंगे, यहाँ वस्तुएं जो जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे कुछ समय और के लिए किया जाता है। मतलब कुछ अर्ध टिकाऊ वस्तु जैसे कुछ ऐसे वस्तु जो 1 वर्ष या उससे कुछ 1 वर्ष या उससे कुछ दिनों तक या मतलब किसी निश्चित समय तक के लिए किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर हो गए, कपड़े हो गए या कुछ इत्यादि हो गए, तो जो उसे अर्ध टिकाऊ वस्तु करता है। और गैर टिकाऊ वस्तु में दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे, यहाँ ऐसे वस्तु होते हैं जिनका केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, और जैसे कि इंजेक्शन। और गैर टिकाऊ वस्तु मतलब एक बार प्रयोग होने पर वहाँ दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता, जैसे कि वहाँ इंजेक्शन हो गया, जैसे और कुछ होगा, जैसे कि खरीदते, जैसे कि बिस्किट हम खा ले तो इसको एक बार खाने के बाद दूसरा बार नहीं खा सकते, उसका प्रयोग करके नहीं खा सकते, ऐसे ही गैर टिकाऊ वस्तु। और सेवाएं, जो सेवाएं वे भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जैसे डॉक्टर, वकील इत्यादि। मतलब जो मानव के द्वारा सेवा की जाती है दूसरे को, तो वह प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि हो गए। तो दूसरे उत्पादन, और दूसरे पॉइंट में देखें उत्पादक के कारक। तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु का सेवा या उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादन का कारण कहते हैं। मतलब उत्पादन के कारण क्या है, उत्पादन में किसी वस्तु या सेवा के जो जिन आवश्यकताओं होती है तो उन्हें उत्पादन का कारण कहते हैं। तो उत्पादन कारण क्या है, तो उत्पादन मतलब किसी चीज़ का उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो उत्पादन के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसी पॉइंट में हम देखेंगे। तो पहले हमें किसी जैसे ये धान उगाने चाहिए, तो धान उगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसी के पॉइंट में मैं तो किसी भी चीज़ को उगाने के लिए हमें पहले भूमि चाहिए। तो ये साधन जो प्रकृति निःशुल्क प्राप्त होती है, जैसे कि नदियाँ, जंगल, मतलब भूमि किसी जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती है तो उसे हो गया, जैसे मतलब नदियाँ, जल, जंगल, भूमि इत्यादि जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। और दूसरे पॉइंट में चाहिए श्रम, मतलब पहले किसी चीज़ को उगाने के लिए हमें चाहिए भूमि, दूसरे पॉइंट चाहिए में श्रेय मतलब श्रमिक जो कुछ काम करे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी कार्य को योगदान देता है तो उसे श्रम कहता है। मतलब जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से किसी कार्य को वहाँ अपना योगदान मतलब वहाँ अपना कार्य दिखाता है तो उसे हम श्रम कहेंगे। मतलब वहाँ किसी चीज़ पर कार्य कर रहा है तो हम उसे श्रम कहते हैं। और दूसरे श्रम, तो पहला हमें चाहिए भूमि, श्रम, उसके बाद होगा पूंजी, मतलब किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। तो पूंजी मानव निर्मित हर वह पदार्थ जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है जिसे पूंजी कहते हैं, जिनका कारण वो कारण कारखाने। मतलब क्या करते हैं, तो कि जब मानव क्या करते हैं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे किसी ये चावल उगाने के लिए वहाँ क्या करते थे, पहले भूमि चाहिए चावल उगाने के लिए, दूसरे पॉइंट में चाहिए हमें ये श्रम, और तीसरे पॉइंट में हमें चाहिए पूंजी। तो मतलब पहले धान उगाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, एक भूमि की आवश्यकता होती है,
उसके बाद हमें एक श्रम की आवश्यकता है, उसके बाद हमें पूंजी मतलब कि उस धान खरीदने या चावल खरीदने जिससे वो होगा, तो उसके लिए हमें पूंजी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो तीसरे पॉइंट में उत्पादकता, तो वहाँ ये लोग जो बाजार के लिए व्यवसाय और उत्पादन की में लोग रहते हैं जिसे मानसिक प्रबंध कहते हैं। मतलब ये लोग जो जिससे उत्पाद श्रम की आवश्यकता हो गया, साथ में जो काटने के साथ वहाँ बाजार में बेचने के लिए कुछ चावल को तो चाहिए लोगों के प्रबंध होते, तो उसे उद्यमिता कहते हैं, जो चावल को बेचने या खरीदारी की प्रक्रियाएं करती है इत्यादि। तो दूसरे जैसे कि यहाँ उत्पादन के कारण में देखेंगे कि उत्पादन का कारण जो वो अर्थव्यवस्था में एक कारक सेवा जो काम करते हैं जिन्हें कारण आय प्राप्त होती है, जिससे वह जैसे धान को अपने आप श्रम में उत्पादन में बदलता है। जैसे कि किसी चीज़ को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं, तो जैसे भूमि के लिए हरी चाहिए कि मतलब जैसे किसी कंपनी को हम कोई अपना भूमि देते तो हम पहले तो भूमि तो किसी चीज़ भूमि देते तो हम भूमि के बदले हमें वो क्या देता है, किराया। और जिसे किसी मतलब किसी कंपनी को हम श्रम देते हैं मतलब लोग देते हैं, तो जिससे वो श्रम एक कार्य करता है, तो वहाँ श्रम के बदले हमें क्या देता है, तो वहाँ श्रम के बदले हमें देता है वेतन। और किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी कंपनी खोलने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के बदले हमें क्या देता है, पूंजी के बदले, तो वहाँ देता है ब्याज। और उद्यमिता के बदले वहाँ क्या देता है, तो वहाँ उद्यमिता के बदले देता है हमें लाभ। तथा आय के प्रकार के बारे में हम इस दूसरे पॉइंट में देखेंगे। तो आय प्रकार किस प्रकार किया जाता है, तो आय के प्रकार एक आय कारक और हस्तांतरण कारक आय के दो प्रकार हैं। तो आय के कारक पहला कारक में हम पॉइंट में देखेंगे कि आय के पहला कारक तो उत्पादन के कारण सेवाएं जो देने में बदले उत्पादन के साधनों जो भुगतान किया जाता है तथा उसके कारण आय कहते हैं। मतलब उत्पादन के जो कारण हो सेवाएं बदले जाते हैं तो उसे संसाधन को भुगतान के लिए किया जाता है, जिसे उत्पादन कारक कहते हैं। और जैसे कि वहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से जैसे आय के कारक को मजदूरी ब्याज लाभ का जैसे लाभ के कारण आय है, जैसे अन्य प्रकार आदि है। और हस्तांतरण आय में देखेंगे तो वे भुगतान जो अपने योगदान दिए बिना वो प्राप्त होते, जैसे हस्तांतरण आय कहते हैं। मतलब जैसे कि वह भुगतान जो अपना योगदान दिए बिना हमें प्राप्त होता है, तो उसे जैसे भुगतान आय में कहेंगे जैसे हमें पेंशन अच्छा बेकार की छात्रवृत्ति बिना रोजगार के हमें जिससे एक श्रमिक मिलती है, तो वैसी कुछ हस्तांतरण आय कहते हैं। तो यह भूमि जो एक तरफा भुगतान होती है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के बदले में हमें कई उत्पादन सेवाएं नहीं होती। मतलब ये जो भुगतान एक तरफा होते हैं, जो क्योंकि इन्हें जो प्राप्त होते हैं जिसके बदले हमें कोई भी सेवा या वस्तु नहीं करना होता, जिससे हमें प्राप्त हो। जैसे कि हस्तांतरण के उदाहरण के लिए हस्तांतरण आय के उदाहरण के जैसे ये वृद्धावस्था में पेंशन, उसका छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, एक अकाल बाढ़ इत्यादि की सहायता होती है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो वस्तुएं सेवा के बदले होते हैं तो इत्यादि की सहायता। तो दूसरे पॉइंट में देखेंगे प्रवाह तथा स्टॉक के बारे में। तो प्रवाह और स्टॉक में क्या होता है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्रवाह। तो प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसमें समय की अवधि के संदर्भ में मापा जाए। मतलब प्रवाह एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी समय या अवधि के अंदर मापा जाता है, तो उसे हम प्रवाह कहेंगे। तो इसकी व्याख्या के लिए जैसे समय अवधि जैसे कि घंटे दिन सप्ताह मास आदि वर्ष के आधार पर भी की जाती है। मतलब जो प्रवाह होते हैं जो किसी एक निश्चित समय तक के अवधि के अंदर मापा जाता है, वहाँ जैसे कि दिन हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, सप्ताह हो सकता है, मास भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकते हैं। इसके आधार पर उसे मापा जाता है। तो इसके उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए व्यक्ति की आय प्रवाह जो वहाँ दैनिक साप्ताहिक और फिर मानसिक मतलब जैसे किसी की आय को मान लेते पहले हमें किसी के अनुसार दिया जाता है कि वहाँ इसके मतलब मान लेते हैं किसी से दिया जा रहा है किसी अस्तित्व के अनुसार, जैसे कि वो घंटों के अनुसार उसको दिया जाता है या किसी मंथली के हिसाब से दिया जाता है। तो इसी प्रकार हमें इसके द्वारा दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए वहाँ किसी अवधि के और स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो स्टॉक दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि स्टॉक ऐसी मात्रा जो किसी निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। मतलब जो स्टॉक्स होते हैं जो किसी निश्चित बिंदु तक मापे जाते हैं, जैसे कि यहाँ स्टॉक्स के लिए यहाँ मान लेते हैं और सीधा जाकर यहाँ मान लेते हैं स्टॉक जो किसी निश्चित बिंदु पर वह मापी जाती है। जैसे कि व्याख्या के लिए हम
मान लेते स्टॉक ऐसी मात्रा जो किसी निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। तो इसकी व्याख्या के समय में जो किसी बिंदु में 4 बजे जो सोमवार और 1 जुलाई आदि का आधार पर, मतलब जैसे स्टॉक के मान लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉक समय अवधि जो हमारे बजट, जो भारत में बजट कब पेश किया जाता है, तो और किसका बजट पेश किया जाता है, तो पहले हम बजट, भारत के बजट में कब और क्या पेश किया जाता है, तो उसके पॉइंट में जानेंगे। उसके बाद हम कि स्टॉक की अवधारणा के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो जो हमारे 31 अप्रैल, मतलब 31 मार्च से 1 अप्रैल, 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच जो हमारा कुछ होता है, मतलब जो नेक्स्ट, मतलब कि समय अवधि के अनुसार, जैसे कि यहाँ 31 मार्च हो गया तो नेक्स्ट 1 अप्रैल को हमारा, जैसे कि यहाँ आज 31 मार्च हो गया, जो नेक्स्ट ईयर को 1 अप्रैल को एक बजट पेश किया जाए, जो किसी मतलब जो किसी समय बिंदु के अनुसार मापा जाता है। जैसे कि यहाँ 31 मार्च से 1 अप्रैल तक मापा जाता है, तो यहाँ 1 वर्ष का अवधि के अंतर मापा जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ स्टॉक हो गया। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पूंजी में स्टॉक में भंडार, किसी देश में अधिकतर, किसी देश में निश्चित अवधि में, जैसे मशीनों की इमारतें और औजारों, कच्चा माल आदि स्टॉक के रूप में होता है। मतलब किसी यहाँ जो स्टॉक के रूप में रखा रहता है, या किसी इस समय अवधि के जो ऐसे के लिए उसी के अनुसार वहाँ दिया जाता है। तथा निवेश, दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे निवेश, जो 2 प्रकार के होते हैं निवेश, एक स्थायी और अस्थायी, जिसे माल सूची निवेश भी कहते हैं। तो निवेश क्या है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाली भौतिक पूंजी से स्टॉक में वृद्धि निवेश या पूंजी कहलाती है। मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता को जो बढ़ाने हेतु क्या कहते हैं, उसमें भौतिक पूंजी लगाया जाता है, जैसे स्टॉक में वृद्धि या वृद्धि निवेश कहते हैं, या उसे पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके निवेश के 2 घटक होते हैं। तो निवेश के पहले स्थायी घटक है और दूसरा माल सूची निवेश है। तो पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि स्थायी निवेश क्या है। स्थायी निवेश स्थिर निवेश जो तात्पर्य एक लेखा जोखा के दौरान उत्पादक के द्वारा अचल संपत्ति में वृद्धि होता है। मतलब स्थिर निवेश क्या होते हैं, इसका तात्पर्य है कि जो एक लेखा जोखा के अनुसार के दौरान क्या होता है, तो यहाँ अचल या स्टॉक या संपत्ति स्टॉक के रूप में वृद्धि किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि संयंत्र, मशीनरी इत्यादि हो गए हैं। दूसरे पॉइंट में मालसूची निवेश के बारे में हम पॉइंट में पढ़ेंगे। मालसूची निवेश, तो मालसूची निवेश क्या है, तो मालसूची यह एक प्रकार का उत्पादन जो स्टॉक को रखते हैं, जो मालसूची निवेश कहते हैं। मतलब यह एक उत्पादन स्टॉक रखते हैं, जैसे कि वहाँ जैसे मालसूची निवेश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक समय कि हम स्टॉक को उत्पादन रखते हैं, तो वहाँ क्या होगा, मालसूची निवेश। जैसे कि तैयार माल को किसी स्थान पर रख देते हैं, अर्ध माल को वहाँ किसी स्थान पर रख देते हैं, या कच्चा माल को किसी स्थान पर रख देते हैं इत्यादि। और दूसरे पॉइंट में देखेंगे सकल घरेलू, मतलब सकल निवेश। तो सकल अंतिम उत्पादन का वहाँ भाग जो पूंजीगत वस्तु के रूप में निर्मित करते हैं। मतलब जिससे अर्थव्यवस्था का सकल निवेश कहते हैं, जो अंतिम उत्पादन होते हैं। जैसे कि अंतिम उत्पादन का वहाँ भाग है जो पूंजी, जिसमें पूंजीगत वस्तु के रूप में निर्मित होता है। जो पूंजीगत वस्तु के निर्मित रहता है तो उसे अर्थ सकल निवेश कहा जाता है। और मूल्यह्रास बाद दूसरे पॉइंट में देखेंगे मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या है, तो किसी कारक जो अचल पर हम संपत्ति के मूल्य में गिरावट या मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब किसी कारण या किसी परिसंपत्ति वाले लोगों को क्या होता है, तो वहाँ परिसंपत्ति जो उससे उसका किसी चीज़ में गिरावट, किसी मूल्य में गिरावट आ गई, इससे कुछ हानि हो गई, तो जिसे मूल्यह्रास कहते हैं हम। तो मूल्यह्रास के कारण क्या क्या है, तो मूल्यह्रास के कारण देखेंगे तो मूल्यह्रास के कारण के लिए मतलब समय में टूटने या कारण स्थिर पूंजी वस्तुओं में मूल्य में गिरावट है। मतलब जो समय में या टूट फूट किसी वस्तु को मिल जाती है, जैसे स्थिर पूंजी वस्तुओं में मूल्यह्रास में गिरावट होती है। और दूसरे प्रश्न में अपेक्षित अचपल या प्रत्यक्ष अप्रचलन के कारण होती है। आज शुद्ध निवेश के बारे में दूसरे पॉइंट में देखेंगे। सकल निवेश जो मूल्यह्रास को घटाने या शुद्ध निवेश का प्राप्त होता है। मतलब जो सकल निवेश होते हैं तो उसका मूल्यह्रास को घटाने से हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि सकल निवेश, ये हमारा सकल निवेश है, उसमें क्या होगा, तो यहाँ और शुद्ध निवेश। तो शुद्ध निवेश को क्या किया जाता है, पहले शुद्ध निवेश को हमारा क्या उसमें जोड़ा जाता है, और शुद्ध निवेश को क्या किया जाता है, मूल्यह्रास के साथ सकल निवेश को जोड़ा जाता है, और सकल निवेश को मूल्यह्रास के जैसे घटा जाता है, तो वहाँ क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है सकल निवेश प्राप्त होता है। अब दूसरे पढ़ेंगे आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में, दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, तो
दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह तो किसी देश में उत्पादन आय या व्यय के रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चक्रीय के भांति जो घूमते हैं तो उससे आय का चक्रीय प्रवाह मतलब उसे आय के दूसरे व्ययों में आय होता है। मतलब जो एक क्षेत्रक होते हैं तो जैसे कि पूरा पहले हम दूसरे पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे। किसी देश में उत्पादन आय या व्यय के रूप में एक क्षेत्रक से दूसरे क्षेत्रक को एक चक्रीय की भांति घूमते हैं क्योंकि क्षेत्रक का व्यय दूसरे क्षेत्र में आय होती है। मतलब क्या होता है कि जब एक क्षेत्र में उत्पादन आय व्यय होता है तो वहाँ दूसरे क्षेत्र का एक चक्र के जैसे कि वहाँ चक्र की भांति वहाँ घूमते रहता है क्योंकि उसका क्या होता है वहाँ क्या होता है कि क्षेत्र में जो व्यय होता है तो वहाँ दूसरे क्षेत्र में आय में भी व्यय होता है। तो आय के चक्र का मूल सिद्धांत के बारे में हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। तो आय का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो विनिर्माण की वस्तुएं जिसमें विक्रेताओं को उतनी राशि प्राप्त होती है जितनी उपभोक्ता में खर्च करता है। मतलब विनिर्माण की वह वस्तुएं हैं जब विक्रेता उपभोक्ता की उतनी राशि इन्वेस्ट करते हैं जितनी राशि उन्हें एक लोग खर्च करते हैं तो जिससे उतनी राशि उन्हें प्राप्त होती है। और वस्तु और सेवाएं दिशा जो प्रभावित होते हैं जिन्हें उन्हें प्राप्त करने में के लिए की गई मौद्रिक आदि अप्रेरित दिशाएं जो अप्रभाव्य होती है जिसे चक्रीय प्रवाह बन जाता है। मतलब क्या होते हैं अंतिम जो वस्तुएं होती है जिसे एक दिशा में प्रभावित की जाती है जिससे उन्हें क्या होता है कि लिए एक नई मौद्रिक आय जो विपरीत दिशा में प्रभावित कर देती है जिससे हो जाएगा एक चक्रीय प्रवाह का एक न्यू निर्माण होता है। तो जैसे दूसरे पॉइंट में हम अच्छी तरह से जानेंगे कि चक्रीय प्रवाह में क्या होता है। तो पहले चक्रीय प्रवाह में क्या पहले किया जाता है चक्रीय प्रवाह में पहले हम किसी कंपनी को जैसे कि ये मान लेते हैं कि कंपनी हम इन्वेस्ट कर किसी कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट कर परिवार क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भूमि पूंजी श्रम और उत्पादकता तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हम परिवार क्षेत्र को उनको क्या देते हैं हम क्षेत्र वस्तुएं जैसे कि वस्तु सेवाएं और अन्य व्यय देते थे तो हमें उत्पादन क्षेत्र क्या देता था भूमि पूंजी श्रम उत्पादकता जैसे वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का पर हमें वास्तविक प्रवाह की इधर जाती है तो मौद्रिक प्रवाह की इधर जाती है आय क्षेत्र में जिससे आय क्षेत्र के दो चक्रीय प्रवाह के उत्पादन होता है। तो वास्तविक प्रवाह में देखेंगे वास्तविक प्रवाह क्या है। तो वास्तविक उत्पादन या संसाधनों जो पारंपरिक फॉर्म या की और व्यावसायिकों को फॉर्म के उपभोक्ता हेतु वस्तुओं और सेवाओं को पारंपरिक की ओर प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है। मतलब वास्तविक प्रवाह क्या उत्पादन या संसाधनों का पारंपरिक व्यावसायिक जो फॉर्म या व्यावसायिक जो फॉर्म के उपभोक्ता हेतु वस्तु और सेवाओं का परिवार या और प्रवाह के वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिए मौद्रिक प्रवाह। तो व्यावसायिक फॉर्म जो साधन भुगतान और परिवार की ओर परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक की फॉर्म की ओर प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। मतलब मौद्रिक प्रवाह किसे जो व्यावसायिक फॉर्म होते हैं तो उसके साधन में भुगतान करते हैं और परिवार से वहाँ उपभोक्ता के में रूप से व्यय करते हैं। जिससे व्यावसायिक में जो फॉर्म की ओर प्रवाह मौद्रिक प्रवाह होती है तो उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको नोट्स प्लस PDF कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम AS स्मार्ट लर्निंग है। जाके हमारे टेलीग्राम चैनल हमारे कहाँ मिले तो वहाँ टेलीग्राम चैनल हमारे एक यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा। तो उसी में जाके हम सीधा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको नोट्स PDF के साथ कुछ अपडेट्स होते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया रहता है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।